मध्ये इन्शुरन्स संबंधी वेगवेगळी माहिती देत असतो. आजच्या या पुष्पामध्ये आपण श्री दुर्गेशजी बेलगी यांच्याकडनं फायर इन्शुरन्स इंडस्ट्रियल ऐकणार आहोत. त्याच्यामधला जो पहिला भाग आहे तो पहिला भाग आज ते आपल्याला समजावून सांगणार आहेत. या भागामध्ये एखाद्या कारखानदाराला त्याने हा विमा का घेतला पाहिजे आणि त्याच्यापासून त्याला काय काय फायदे मिळतील ते वेगवेगळ्या पद्धतीने ते समजावून सांगतील. त्याचबरोबर त्या पर्टिक्युलर विम्यामध्ये जर काही एक्सक्लुजन्स असतील तर त्याच्याबद्दलही ते सांगतील. तेव्हा आपण त्यांच्याकडनं आजचा जो विम्याचा प्रकार आहे तो शिकून घेऊया. दुर्गेश. इंडस्ट्रियल प्राइवेट में हमारे पहली पॉलिसी है भारत सूक्ष्म उद्यम. भारत सूक्ष्म उद्यम 5 करोड़ के नीचे अगर किसी इंडस्ट्रियल असेट वैल्यू है तो उनको मिलता है. इस पॉलिसी में हमको असेट वाइज सम इंश्योर डिक्लेयर करना जरूरी है. अभी असेट वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ सम इंश्योर मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी, स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड्स, गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट, इनकी वैल्यू कितनी, और फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इनकी वैल्यू कितनी. तो सम इंश्योर का जो बाइफर्केशन है वो देना पड़ेगा हर इंडस्ट्रियल क्लाइंट को. वो एक ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास मेरे फैक्ट्री में 2 करोड़ की असेट्स है, ऐसा नहीं कहा जाता है. वो उसका असेट वाइज मतलब प्रॉपर्टी वाइज उसको ब्रेकअप देना जरूरी है. और इस पॉलिसी में क्या रिस्क कवर करते हैं वो हम देखेंगे. पहला फायर कवर करते हैं. फायर मतलब एक्सीडेंटल फायर, लगाया हुआ फायर नहीं है. एक्सीडेंटल फायर शॉर्ट सर्किट्स के वजह से या कोई अन्य कोई कारण से होने वाला अकस्मात फायर को कवर करते हैं. दुर्गेश जी, हाँ, अगर किसी कारखाना बंद है और दिवाली के फटाके की वजह से या किसी वजह से उसको आग लगती है, हाँ, तो क्या ये इंडस्ट्रियल फायर में कवर होगा? जरूर कवर है, क्योंकि वो एक्सीडेंटल फायर है. जब तक उसका ओनर आग नहीं लगाता है तब तक वो एक्सीडेंटल है. अगर किसी अन्य व्यक्ति ने भी आग भी लगाई तो भी अगर ओनर इसमें शामिल नहीं है तो भी वो एक्सीडेंटल माना जाएगा. ओके. किसी ने राइट के दौरान आग लगाई तो उसको राइट फायर कहते हैं, लेकिन ओनर के लिए वो एक्सीडेंटल फायर है, तो वो जरूर कवर होगा. अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया दिगंबर जी. सेकंड, लाइटनिंग मतलब बरसात में कभी कभी आकाश से बिजली गिर जाती है. अगर बाई चांस वो बिजली गिर जाती है फैक्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के ऊपर, तो आग लगने की संभावना रहती है. भले उसके पास लाइटनिंग अरेस्टर होने के बावजूद भी लाइटनिंग एक इंडस्ट्रियल हाउस को डैमेज कर सकता है. थर्ड, एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन. इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं, पर्टिकुलरली केमिकल इंडस्ट्री में बॉयलर फटने के कारण या कोई भी प्रोसेस पैरामीटर्स ऊपर नीचे होने के कारण एक्सप्लोजन हो सकता है. 4, राइट, स्ट्राइक और मैलिशियस डैमेज. अगर दंगा फसाद हुआ और दंगा फसाद करने वाले ने अगर आग लगाई वो भी कवर होता है. और एम्प्लॉय लोगों ने स्ट्राइक पे चले गए और तोड़फोड़ की, एम्प्लॉय ने तोड़फोड़ की तो हम उसको भी कवर करते हैं. उसका नाम है स्ट्राइक और मैलिशियस डैमेज. मैलिशियस डैमेज अंदर के आदमी भी कर सकता है और बाहर का आदमी भी कर सकता है. ओके. 5th है इम्पैक्ट डैमेज. इम्पैक्ट डैमेज मतलब अगर फैक्ट्री या फैक्ट्री के कोई भी असेट दूसरों की गाड़ी, दूसरों का जानवर और अन्य कोई क्या कहते हैं उसको हार्ड ऑब्जेक्ट्स इनका इम्पैक्ट से होने वाला जो डैमेज है वो भी हम लोग कवर करते हैं. उसका नाम है इम्पैक्ट डैमेज ड्यू टू रोड व्हीकल्स नॉट बिलोंगिंग टू इंश्योर कहते हैं. मतलब क्लाइंट का खुद की गाड़ी नहीं होना चाहिए. और एनिमल्स से भी डैमेज हो सकता है. और आपने शायद देखा होगा एक केरला में एक घर में एक हाथी घुस गई और हाथी ने बहुत
डैमेज कर दिया कंपाउंड वॉल को और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को, ऐसे वाले चीज़ भी कवर होते हैं फायर पॉलिसी में। ओके, सो एनिमल से भी इम्पैक्ट डैमेज हो सकता है। उसके बाद इम्पैक्ट डैमेज के बाद हम कवर करते हैं साइक्लोन, फ्लड, इनंडेशन और एक क्या कहते हैं हम लोग स्टॉर्म। मतलब स्टॉर्म और फ्लड में फर्क है। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, और साइक्लोन मतलब उसके साथ 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 बारिश भी पड़ती है। और इनंडेशन मतलब ऊपर से आकाश से गिरने वाला पानी, रेन वाटर, जब भी जमीन पर इकट्ठा हो जाता है और एक जगह वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम इनंडेशन कहते हैं। तो वो भी रिस्क कवर होता है। और इंडस्ट्रियल रिस्क, इंडस्ट्रियल क्लाइंट में आजकल हम देखते हैं, जैसे चेन्नई का फ्लड लॉस हुए और नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड में हुए, साइक्लोन और स्टॉर्म लॉसेस बहुत होते हैं आजकल। नेचुरल डिजास्टर्स बहुत लार्ज स्केल पे हो रहे हैं, इसलिए वो रिस्क भी हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद हम कवर करते हैं बुश फायर। बुश फायर मतलब इंडस्ट्री के जो परिसर में जितने भी ग्रास यानी वेजिटेशन है, वहाँ से होने वाला आग को हम लोग बुश फायर कहते हैं। फॉरेस्ट फायर अलग होता है, बुश फायर अलग होता है। लेकिन हमारा भारत सूक्ष्म उद्यम में फॉरेस्ट फायर भी कवर्ड है और बुश फायर भी कवर्ड है, यानी जंगल से शुरू होने वाले आग भी कवर है, या फैक्ट्री के आजू बाजू में परिसर में जितने भी वेजिटेशन है, ग्रास है, वहाँ से होने वाले आग, उसको बुश फायर कहते हैं, वो भी कवर है। दूसरा, लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन, वो भी कवर होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं, बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, उनसे होने वाला एक्सीडेंटल लीकेज भी कवर होता है। उसके पश्चात बर्स्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ पाइप्स, apparatus and tanks, bursting and overflowing of pipes, apparatus and tanks। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर फैक्ट्री के आजू बाजू में बहुत सारे म्यूनिसिपल पाइप्स जा रहे हैं, वाटर टैंक, वाटर पाइप जा रहे हैं, और सडनली वो बर्स्ट हो गए पाइप्स और पानी इकट्ठा हो जाता है। हमने देखा है वसई में कुछ सालों से पहले एक फैक्ट्री में नाला से पानी आके बरसात के रेनी सीजन में ओवरफ्लो हुआ, नाला का पानी घुस गया, नाला का पानी घुस गया, वो भी कवर होता है। और इंडस्ट्रियल क्लाइंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क माना जाता है। उसके बाद हम लोग कवर करते हैं, हमने फॉरेस्ट फायर को कवर कर दिए, एरियल डैमेज, एयरक्राफ्ट डैमेज भी कवर करते हैं। एयरक्राफ्ट डैमेज मतलब अगर एक्सीडेंटली कोई भी एयरक्राफ्ट आके फैक्ट्री के ऊपर गिर गया, उसके कारण जो लॉस हुआ वो भी कवर करते हैं। इस तरह से फायर इंश्योरेंस मतलब न केवल फायर कवर करता है, इवन भूकंप, अर्थक्वेक, वो भी रिस्क कवर हो जाता है। और आजकल भूकंप बहुत जगह हो रहा है, जापान में हुआ, उत्तराखंड में हुआ है और नेपाल में हुआ है, तो बहुत जगह अर्थक्वेक हो रहे हैं। हमारे पालघर में भी हुआ है, तो हमारे नज़दीक भी उसका उदाहरण मिलेगा कि पालघर में भी भूकंप होता है और कंटिन्यूस होते रहता है। तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये एक मौका है कि अगर उन्होंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है तो उन्होंने इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। टेररिज्म, आतंकवाद भी कवर है। अगर आप कुछ लोग ऑब्जेक्शन निकाल सकते हैं, आतंकवाद से और फैक्ट्री से क्या लेना देना है। हो सकता है किसी ने, आतंकवादी ने बॉम्ब रखा हो फैक्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के बाहर, और जिसके कारण वो फैक्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है, तो टेररिज्म भी कवर है। और IRD ने 2022 में एक नया रिस्क कवर किया है सूक्ष्म उद्यम में, उसका नाम है थेफ्ट विदिन 7 days फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इंश्योर्ड पेरिंग। मतलब एक फैक्ट्री में अगर आग लगी और आग लगने के कारण फायर ब्रिगेड ने उसको
ओपन किया, सभी दरवाजे खिड़कियाँ सब ओपन करके चले गए, आग बुझा के चले गए। अभी मौके का फायदा लेकर किसी ने चोरी की। किस तरह से चोरी होती है? अगर फैक्ट्री ओपन है, क्योंकि फायर ब्रिगेड वालों ने सब तोड़ फोड़ किया है, क्योंकि आग बुझाने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो प्रीमाइसिस ओपन हो गया, और प्रीमाइसिस ओपन होने के कारण किसी को दुष्कर्मी लोगों को लगा कि अभी मौके का फायदा लेंगे और वहाँ से कुछ चोरी करेंगे। जो चोरी 7 दिन के अंदर होता है, 7 डेज, यानी आग लगने के बाद या फ्लड होने के बाद या अर्थक्वेक होने के बाद जो भी रिस्क कवर किया है, मतलब घटना रिपोर्ट होने के बाद 7 दिन, 7 डेज के अंदर अगर कोई चोरी होती है वो भी कवर है। ये एडिशनल फीचर है सूक्ष्म उद्यम में, ताकि लोगों को थोड़ा राहत मिल जाए। तो इस तरह से हमने कितने रिस्क देखे? 13 रिस्क देखे हैं। यानी भारत सूक्ष्म उद्यम में सिर्फ फायर नहीं, सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स नहीं, उसके अलावा मैन मेड, सोशल पेरिल्स, सब रिस्क कवर होते हैं। एंड नेचर पेरिल्स। लेकिन ये नेम्ड रिस्क कवर है, पॉलिसी है। नेम्ड रिस्क, ऑल रिस्क नहीं है। इंश्योरेंस में ऑल रिस्क और नेम्ड रिस्क में फर्क होता है। ऑल रिस्क नहीं, फक्त सूक्ष्म। सूक्ष्म ऑल रिस्क नहीं है, ये बोल रहा है। सूक्ष्म ऑल रिस्क पॉलिसी नहीं है, ये नेम्ड रिस्क पॉलिसी है। और हम देखेंगे पॉलिसी में क्या नहीं मिलता है, या पॉलिसी में क्या गड़बड़ किया। इंडस्ट्री अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, चलो आग लगा देते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसने आग लगा दी, उसको हम कहते हैं डेलिबरेट फायर, यानी फ्रॉड। ये कवर नहीं होता है पॉलिसी में। वो प्रूव करना आसान है, प्रूव करना उतना मुश्किल नहीं है। इंडस्ट्रियल ओनर ने आग लगाई या नहीं है, वो प्रूव करना इंश्योरेंस करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसका सर्वे हो जाता है, पुलिस रिपोर्ट लेना पड़ता है, फायर ब्रिगेड रिपोर्ट लेना पड़ता है। तो एक फायर इंश्योरेंस प्रूव करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कम से कम 3 डॉक्यूमेंट मंगाती है, कम से कम 3 में से एक डॉक्यूमेंट है फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, सेकंड पुलिस पंचनामा या पुलिस रिपोर्ट, अगर जरूरत लगे तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट भी इंश्योरेंस कंपनी मंगा सकती है। अगर इन तीनों रिपोर्ट में कहीं भी कुछ जिक्र आ गया कि ये फायर सस्पेक्टेड है या संदेहास्पद है, तो वो क्लेम मुश्किल में आ सकता है। इस तरह से अगर किसी ने कुछ डेलिब्रेट फ्रॉड किया या डेलिब्रेट आग लगाने की चेष्टा की और चेष्टा सफल हो या विफल हो, वो पॉलिसी में नहीं मिलता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रिस्क कवर नहीं, रिस्क डैमेज कवर नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल रिस्क डैमेज कवर नहीं होता है मतलब, अगर मान लीजिए आपके पास एक एयर कंडीशन है इंडस्ट्री में, और उस एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हुआ, एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। अभी जो एयर कंडीशनर जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ वो कवर नहीं होता है, लेकिन वहाँ से जो स्प्रेड हुआ, फायर प्रेस हुआ, वो कवर हो जाएगा। मान के चलते एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें टैबलेट्स और ऑइंटमेंट एक एयर कंडीशन रूम में रखा है, और उस एयर कंडीशन रूम में एयर कंडीशनर में आग लगी, और आग लगने के कारण उस रूम में जितने भी ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स, दवाएं रखी गई है, उनको डैमेज हो गया, उनका डैमेज हो गया, वो सब डैमेज मिलेगा, लेकिन एयर कंडीशनर का कॉस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। उसको हम कहते हैं डायनामो क्लॉज और इलेक्ट्रिकल रिस्क एक्सक्लूजन क्लॉज। लेकिन दुर्गेश जी, अगर कोई इंडस्ट्री वाला जब इंश्योरेंस लेता है तो जो फर्नीचर फिक्सचर में जो चीजें डालता है उसमें तो वो एसी भी डाल सकता है ना, उसके पास जितना एसी है। हाँ, डाल सकता है। तो उस समय तो एसी का भी कवर उसको मिल जाएगा? नहीं, वो एसी एक्सक्लूड हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके एक रूम में 15,000 का एयर कंडीशनर है और 85,000 का फर्नीचर फिक्सचर है, और एयर कंडीशनर में आग लगी शॉर्ट सर्किट का,
आपका लॉस हुआ 15,000 प्लस 85,000 और सब फर्नीचर पे जल कर राख हो गए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, यानी हमारा सर्वेयर क्या करेगा, जो जहां से आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण, मतलब एयर कंडीशनर, उसका पैसा नहीं देंगे। अच्छा, यानी 1 लाख में से 15,000 काटेंगे, बाकी का 85,000 हम देंगे। तो आपका क्लेम कितना हुआ अभी 85,000, लेकिन पॉलिसी में ऑलरेडी 5,000 का डिडक्टिबल है, तो मतलब 80,000 मिलेगा। 80,000 मिलेगा। लेकिन भारत सूक्ष्म उद्यम का एक बहुत बड़ी खासियत है पॉलिसी में, 15% अंडर इंश्योरेंस वेव्ड है। अभी अंडर इंश्योरेंस क्या होता है फायर इंश्योरेंस में, वो बहुत जानना जरूरी है, हर इंडस्ट्रियल ओनर को जानना जरूरी है। और हर इंडस्ट्रियल ओनर ने क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वैल्यू पर इंश्योर करना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अगर आज के दिन अगर वो हुबेहूब वो फैक्ट्री दोबारा बांधना चाहता है तो क्या कॉस्ट लगती है, उसको हम कहते हैं रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। हम उम्मीद करते हैं क्लाइंट से कि वो अपना प्रॉपर्टी आज की रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे इंश्योर करेगी। अगर नहीं करता है और वो अंडर इंश्योर करता है, अंडर इंश्योर मतलब जिस वैल्यू पे इंश्योर करना चाहिए उस वैल्यू पर नहीं करता है, उससे कम वैल्यू पे इंश्योर करता है, तो हम लोग उसको अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा बिल्डिंग का, मशीनरी का, फर्नीचर का वैल्यू है 2 करोड़, लेकिन मैंने सम इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ करके डिक्लेयर कर दिया। तो आज की वैल्यू है 2 करोड़, लेकिन इंश्योरेंस किया है उसने 1 करोड़, तो अंडर इंश्योरेंस कितना हुआ 50%। तो क्लेम पे 50% मिलेगा। तो क्लेम आपका जो भी क्लेम है वो 50% कम मिलता है, ये अपने हम लोग अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन भारत सूक्ष्म में थोड़ा राहत मिल गया कस्टमर को। क्या राहत है कि 15% यानी 15% अंडर इंश्योरेंस माफ है। यानी आपकी वैल्यू 1 लाख रुपया है और आपने सम इंश्योर लिया है 85,000, कोई बात नहीं, आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर आपकी वैल्यू 84,000 है, यानी आपका अंडर इंश्योरेंस 16% हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेनल्टी डालेगी मतलब उतना अमाउंट काट के देगी। तो हो सके तो अंडर इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए। दुर्गेश जी, इसमें एक आपको सवाल पूछता हूँ कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर रहा है, तो अगले साल जब उसका रिन्यूअल आएगा, अगर वो 10% बढ़ा के इंश्योरेंस करेगा तो वो सही रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, अगर हमारी इंडस्ट्रियल फायर इंश्योरेंस 1 साल की होती है तो हर साल रिन्यूअल पे एसेट वैल्यू को रिवाइज करना जरूरी है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सदियों से, बहुत साल से एक ही वैल्यू चलते आया है। 10 साल के पहले लिया था और आज भी वही वैल्यू पे इंश्योर कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हर साल ओनर को क्या करना है, इंडस्ट्रियल ओनर को अपना फायर पॉलिसी लेते वक्त वैल्यू को रिवाइज करना चाहिए। किस तरह से वैल्यू रिवाइज करना चाहिए? अगर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर है तो आज नई चीज खरीदने जाऊंगा तो कितना कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट पर इंश्योर करना चाहिए। उसको हम कहते हैं रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। मतलब आज की वैल्यू क्या है उस पर इंश्योर करना चाहिए। कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यू, कोई ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में इंश्योर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है, एस्केलेशन होते रहता है, तो आप एस्केलेशन क्लॉज का फायदा ले सकते हैं। एस्केलेशन क्लॉज करके पॉलिसी आपको एक एड ऑन कवर मिल सकता है। तो सब एड ऑन कवर लेना है तो बहुत सारे एड ऑन कवर इंडस्ट्रियल ओनर को मिल सकता है, उसका हम लोग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। अभी आज के दिन हमने क्या स्टडी किया, क्या नहीं मिलता है। नंबर 1, 5,000 रुपये नहीं मिलता है। नंबर 2, अगर अंडर इंश्योरेंस 15% से ज़्यादा है तो क्लेम में कटौती होगी। 3rd, इलेक्ट्रिकल रिस्क कवर नहीं होता है, मतलब डायनामो क्लॉज, जैसा मैंने एयर कंडीशन का एग्जाम्पल दिया,
वो कवर नहीं होता है। कोई भी डेलिबरेट एक्ट्स या फ्रॉड्स कवर नहीं होते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल बहुत जगह विश्व में बहुत जगह युद्ध चल रहा है। हमारे इंडस्ट्रियल फायर इंश्योरेंस में वॉर कवर नहीं होता है, युद्ध कवर नहीं होता है। मतलब हाँ, अगर युद्ध में शत्रु राष्ट्र ने अगर बॉम्ब डाला और उस बॉम्ब डालने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई फैक्ट्री, उसको हम कहेंगे वॉर रिस्क, वो कवर नहीं होता है। कोई भी इंडस्ट्रियल फायर इंश्योरेंस में वॉर रिस्क कवर नहीं होता है। एक जानना बहुत जरूरी है। वॉर रिस्क का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वॉर रिस्क कवर नहीं करेगी। उसी तरह से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यूक्लियर रिस्क कवर नहीं होते हैं। यानी न्यूक्लियर कोई डिजास्टर हुआ और उस न्यूक्लियर डिजास्टर होने के कारण आपके असेट्स खराब हो गए, वो भी आपका लॉस नहीं मिलता है।